नमस्कार। आप सब तेजस्वी चेहरे और समाज के प्रति पीड़ा का भाव लेकर इस महापंचायत में पधारे बड़े भाई सदेंद्र जी चौहान साहब के नेतृत्व में, जिसमें पूरी टीम राजपूत सभा गुड़गांव की, भाई अम्मू जी, हरेंद्र पाल जी फरीदाबाद से और हमारे युवा सभी साथियों को सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं और एक बार मेरे साथ छात्र धर्म की जयकार लगाएं। बोलिए छात्र धर्म की। इतिहास कभी भी कल्पना नहीं हो सकता। हिस्ट्री कैन नॉट बी फिक्शन एंड फिक्शन कैन नॉट बी हिस्ट्री। न तो इतिहास कभी कल्पना हो सकता है और ना कभी कल्पना इतिहास हो सकती है। इतिहास का अर्थ है जो निश्चित रूप से हुआ है, अर्थात जो हो चुका है और निश्चित रूप से हो चुका है। लेकिन हम आज देख रहे हैं कि एक ही झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो झूठ प्रतिध्वनित होकर सत्य का आभास देती है। और ये जो झूठ पिछले 20 वर्षों से चला आ रहा था और ये अनायास नहीं हुआ था। जब इस देश का विभाजन हुआ 1947 में, तब यहां के हुक्मरानों ने एक बात महसूस की थी कि हमारे चेहरे मोहरे, हमारी शकल सूरत के सामने आज के राजनेता कहीं टिकते नहीं हैं और जनता इनके बनिस्बत हमें चुनती थी। तब इन्होंने बड़े अच्छे ढंग से वामपंथ ने, रोमिला थापर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, तत्कालीन शासक वर्ग ने हमारे विरुद्ध विस्फमन करना शुरू किया, हमारे चरित्र का हनन शुरू किया, हमारी स्वस्थ परंपराएं जिन्हें सामंतवाद कहा करते थे उन्हें लांछित और अपमानित करने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, सभी पिक्चर और सभी साहित्य और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से क्षत्रिय का चरित्र हनन किया जाने लगा, ठाकुर को बदनाम किया जाने लगा। इतने पर भी 1990 में एक राजा इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। स्वर्गीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए, भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति बन गए और प्रतिभा जी पाटिल राष्ट्रपति बन गई। और सभी उत्तर भारत के राज्यों में एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बन गए। तब इन लोगों ने सोचा इनका इतिहास दैदीप्यमान है, इनका इतिहास ऊर्जावान है, इसको विखंडित करना चाहिए। बकिंगम, कर्नल डॉड, इन लोगों ने पहले ही इतिहास बिगाड़ा था क्योंकि ये अंग्रेजों के लिए जमीन तैयार करते थे। इन्होंने आर्यों को विदेशी कहा, इन्होंने हम राजपूतों को विदेशी कहने का षड्यंत्र रचा। और फिर नंबर आया पाकिस्तान की ISI की एजेंसी का। वहां से एक अली हसन चौहान, नाम लिख लेना, जानकारी होनी चाहिए हमको। अली हसन चौहान जो मुस्लिम गुजर था, वो सन 2000 में भारत आया और षड्यंत्र के तहत हमारी उस जाति को जो हम क्षत्रियों के सबसे नजदीक थी, और वो था ये गुजर समुदाय। ये गुजर समुदाय अपनी माताओं के दूध को हमारे महान पूर्वजों को पिला दिया करता था, अपने बच्चों का बलिदान कर दिया करता था राजा और राजकुमार को बचाने के लिए, और ये हमारी आखिरी लाइन थी। लेकिन उसी लाइन को तोड़ने के लिए पाकिस्तान का वो अली हसन चौहान एक किताब देकर जाता है इनको, इनकी कोई गुजर सभा है उसको, और उस किताब में कह जाता है सारे राजा महाराजा तो गुजर थे, राजपूत तो विदेशी संतान है। और उस किताब के बनिस्बत ये जो सम्राट मिहिर भोज के नाम पर अक्षरधाम में मूर्ति लिखी, उसमें गुर्जर सम्राट लिखा गया। नेशनल हाईवे नंबर 24 पर गुर्जर सम्राट लिखा गया और एक से अधिक बार सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार का कन्नौज से लेकर साम्राज्य मुल्तान तक था और तत्कालीन गुर्जर देश के वो अपने अधीन कर चुके थे और उसके प्रतिहार यानी उसको रक्षक थे, इसलिए शायद गुर्जर सम्राट उनको कहा जा रहा है। हमने इस गुर्जर शब्द को स्थानवाचक माना, जाति से कभी नहीं जोड़े। लेकिन 4 से 5 वर्ष पहले इनकी कुनीति और इनका षड्यंत्र सामने आया, जब इन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी गुर्जर बताना शुरू किया।
इन्होंने महाराज अनंगपाल तोमर को गुजर बताना शुरू किया, बापा रावल को, शिवाजी महाराज को, महाराणा प्रताप को, भोज परमार को, यहां तक कि नरेंद्र सिंह तोमर अभी केंद्र में मंत्री हैं, उनको भी गुजर बताया। जब मेरा छोटा भाई रविंदर सिंह भाटी जोधपुर यूनिवर्सिटी से छाती ठोककर चुनाव जीता, तब उसको भी गुजर बता दिया। क्या करो? मेजर शैतान सिंह भाटी को परमवीर चक्र मिला है, उसको भी गुजर बता दिया। नागौद का प्रतिहार राजवंश अभी जीवित है, फिर भी सम्राट मिहिर भोज गुजर बनाए हुए हैं। हमने सोचा यह सिलसिला कब थमेगा। नवंबर 2000 में अचानक आरएसएस के बड़े अधिकारियों ने न जाने क्यों मुझे बुलवा लिया। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जी माध्यम थे, जो बाहुबली सांसद हैं। बहुत ही छोटी मीटिंग थी, 3-4 लोग थे, शायद दिनेश जी को याद होगा, उस दिन मैंने बताया था आपको, क्योंकि मैं इनके पास बैठा हुआ था। मैंने कहा मैं जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमें आपकी जरूरत है। हमने कहा तुम हमारी क्या जरूरत का महसूस करोगे, तुमने तो हालत ही खराब कर रखी है, SC/ST केस लगा रखा है, दलित एक्ट लगा रखा है, भाई तुम्हारा हमारा कोई पटरी नहीं खाएगी। क्योंकि क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना आरएसएस के वर्णविहीन हिंदुत्व के खिलाफ हुई थी, इसलिए क्षत्रिय युवक संघ का स्वयंसेवक आरएसएस के साथ कैसे मिले, हमारी आपसे पटरी नहीं खाएगी। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी आरएसएस के बड़े नेता हैं, गोपाल कृष्ण या कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने कहा तुम्हारा भी फायदा है हमारा भी फायदा है। मैंने कहा पहले तुम्हारा फायदा बताओ क्या है। उन्होंने कहा हमसे जाट भाई नाराज हो रखे हैं किसान आंदोलन के चलते, हम चाहते हैं कि राजपूतों का पूरा परसेंटेज हमारे साथ रहे। मैंने कहा क्यों, जड़ खरीद गुलाम है क्या राजपूत? जब तुम उसके हित की कोई बात नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ क्यों रहेगा भाई? हम तो सदा से, हमारे तो घरों में बना था ये आरएसएस, ये जनसंघ हमारे घरों में ही तो पैदा हुआ था, हमने तो सदा साथ दिया। 95% वोट तुमको दिया, 5% भी किसी और को नहीं दिया, वोट ही नहीं दिए होंगे, बाकी सब जो वोट दिया तुमको दिया। लेकिन तुमने हमें क्या दिया? उन्होंने बोला वामपंथ ने इतिहास बिगाड़ रखा है, तुम्हारे महान पूर्वजों के बारे में अश्लील बातें लिख रखी हैं और उन्हें विदेशी संतान बताया गया है। हम इस इतिहास के शुद्धिकरण के लिए एक कमेटी बनाएंगे। हमने कहा भाई ऐसे कमेटी बनाओगे चैलेंज हो जाएगी कोर्ट में। उन्होंने कहा नहीं, हम हिंदुस्तान की सभी विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर को बुलाएंगे और उनसे थीसिस लेंगे और उस थीसिस के आधार पर सेमिनार की जाएगी। मेरे साथ उस समय भाई नरेंद्र जी हरसरू थे, एक बार खड़े हो जाइए, नरेंद्र सिंह जी हरसरू। ये बहुत ही लो प्रोफाइल में रहते हैं, कभी फोटो फाटू खिंचाने का और अखबारबाजी में नहीं रहते, लेकिन इन्होंने मेरे साथ 1 लाख किलोमीटर यात्रा की है। इनकी फॉर्च्यूनर से 1 लाख किलोमीटर में उदयपुर से लेकर के अपना लखनऊ तक और बिहार तक घूमा। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा ये कहीं अपने लॉलीपॉप देके अपना विचार ना कर ले। हमने विचार किया, कुछ फायदा इनका कुछ फायदा हमारा। 29 प्रोफेसरों की वो समिति आई, 22 सांसद थे, जिसमें गुर्जर समुदाय के भी थे, जाट समुदाय के भी थे, राजपूत भी थे और मुस्लिम भी थे। और हरवंश नारायण सिंह जी जो राज्यसभा में उपसभापति हैं, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की थी। उसके अंदर नरेंद्र सिंह तोमर भी थे और उस समिति के अध्यक्ष संयोजक हैं तरुण विजय जी। तरुण विजय बड़ा नाम है, थिंक टैंक माने जाते हैं, 5 जन के संपादक हुआ करते थे। नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी के तहत यह सेमिनार हुई और सेमिनार में यह साबित हो गया, ध्यान देना क्या साबित हो गया, कि भारत के जो कालखंड है वो इस प्रकार हैं। पहला कालखंड है वैदिक कालखंड, दूसरा कालखंड है महाकाव्य कालखंड जिसमें रामायण और महाभारत आते हैं, और तीसरा है प्राचीन भारत, और चौथा कालखंड है राजपूत कालखंड, जो सम्राट हर्षवर्धन से और प्रात स्मरणीय सम्राट पृथ्वीराज जी चौहान तक चलता है, यानी 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक। क्यों कहा जाता है राजपूत कालखंड? क्योंकि सम्राट हर्षवर्धन कुंवर थे, राजकुमार थे, उनके पिताजी और उनके बड़े भाई दोनों के रहते वो सम्राट बने थे। वो अपने बड़े भाई को सम्मान देना चाहते थे कि मैं आपका छोटा ही भाई हूं, इसलिए मैं सम्राट राजपुत्र हर्षवर्धन हूं। और हर्षवर्धन के बाद सभी क्षत्रियों ने राजपुत्र शब्द लगाना शुरू कर दिया और अपभ्रंश होकर अरबियों ने इसको राजपूत कहना शुरू कर दिया। और इस काल के सबसे प्रोमिनिएंट राजा थे लक्ष्मण वंश के सूर्यवंशी सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार, जो कि भगवान शिव के 12 भक्त थे
और इन्हें आदि वराह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि वराह, यानी जो भगवान जिनको शुकर भगवान कहते हैं, वराह भगवान कहते हैं, वराह अवतार से इनकी तुलना की जाती थी। 49 वर्ष इनका साम्राज्य था और इनके साम्राज्य के समय इस देश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं हुई। सम्राट मिहिर भोज लक्ष्मण वंशी प्रतिहार कुल के सबसे दैदीप्यमान सितारे थे, जिसको हमारी देसी भाषा में बड़गुर्जर कुल कहा जाता है। मेरी काकी सा बड़गुर्जर कुल की हैं। मेरे छोटे भाई के ससुराल अंबू जी के परिवार में है। राजेंद्र सिंह जी जो अलवर में है, उनकी बेटी है जो मेरे मौसेरे भाई को गई है, शक्ति बना के बहन। यानी बड़गुर्जर कुल, जिसको आज मढ़ाड़ कहा जाता है, राघव कहा जाता है, शिकरवार कहा जाता है, बिष्ट कहा जाता है, जिसकी अनेक अनेक ईंदा शाखा है, कलहंस शाखा है, उस पूरे प्रतिहार कुल को जब सम्राट मिहिर भोज ने गुजरात राज्य पर विजय हासिल की थी, उस समय से गुर्जर प्रतिहार कुल कहा जाने लगा, जिसको देसी भाषा में बड़गुर्जर कुल कहते हैं। सम्राट अलंगपाल तंवर के बारे में तो मूर्खतापूर्ण बात है कि कोई गुर्जर देश से तो उनका लेना देना भी नहीं था। एक बार एक डिबेट में एक भाई ने मुझसे कहा कि साहब सोमेश्वर के आगे गुर्जर लिखा हुआ है तो पृथ्वीराज चौहान तो गुर्जर होगा। मैंने कहा क्या लिखा है सोमेश्वर के आगे? बोले गुर्जर नरेश लिखा है। मैंने कहा तुमने कभी ये दिमाग नहीं लगाया कि अर्णवराज जो सोमेश्वर के पिताजी थे उनके आगे गुर्जर नहीं, सोमेश्वर के बेटे पृथ्वीराज के आगे गुर्जर नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है स्थानवाचक है? सोमेश्वर राय जी जो पृथ्वीराज जी के पिताजी थे, वो अपने नाना जी के राज्य पर, पाटन का जो राज्य है चालुक्य वंश का, सोलंकियों का, सिद्धराज जयसिंह के राज्य पर गद्दी नसीन हुए थे, इसलिए वो गुर्जर देश के गुर्जर सम्राट कहलाते थे। 1952 तक गुर्जर सभा के अध्यक्ष कौन थे भाई? गुजराती सभा का नाम ही गुर्जर सभा था। जो पाकिस्तान का बंटवारे का दोषी है, क्या नाम है उसका, वो जिन्ना, जिन्ना उसका अध्यक्ष हुआ करता था, पर जिन्ना की जाति गुर्जर नहीं थी। और के.एम. मुंशी भी उसके सदस्य थे। महात्मा गांधी को भी गुर्जर श्रेष्ठ कहा गया है। गुजरात के रहने वाले हर एक व्यक्ति को, नागरिक को गुर्जर कहा जाता था। हमारे ये जो भाई हैं, जो वास्तव में गौचर हैं, सुनिए ध्यान से भूपेंद्र भाई, हमारे जो भाई हैं जो गौचारण का कार्य करते थे, ये पहले गौचर थे, फिर ये गुर्जर हुए, फिर ये गुज्जर हुए, फिर ये गुर्जर हो गए, और अब तो सीधे ही सीधे ये बड़गुर्जर हो गए। अब तो गुर्जर प्रतिहार हो गए। गुर्जर प्रतिहार हो गए तो बड़गुर्जरी तो हुआ ना, ये हकीकत है। सोमेश्वर राय जी के आगे गुर्जर इसलिए है कि गुर्जर देश के राजा थे। मैं तो चाहूं तो यही समाप्त कर दूंगा, पर बात रह जाएगी। तो मेन चीज है ये, इसकी हमको होनी चाहिए जानकारी। अब आज की जो मैं बात करता हूं, अनंतपुर में आप जीते, भाई अंबू जी का पूरा सहयोग रहा, हरियाणा के गृह मंत्री ने भी सहयोग किया, और मैं तो कहूंगा सबसे ज्यादा इसमें योगदान मेरे भाई नैनपाल रावत का रहा। चाहे वो छूटे साचे ही सही, मुख्यमंत्री के चैम्बर में घुस गया, तुरंत जो है उन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ साहब को भेजा, और धनखड़ साहब ने वीडियो कॉल किया अंबू जी को, और मैं वहां बैठा हुआ था। हेलो, और पूरी विषय को जानकारी ली, और जानकारी लेने के बाद उन्होंने कहा हमारे पास ऊपर से भी संदेश आ गया है, सेंटर से भी संदेश है, वो विषय सुलझा। एक भी गुर्जर नेता उसमें नहीं गया, कोई अनंतराम पनंतराम जैसा छोटा मोटा लड़ूरा पे जाते रहो, उसका कोई सेंस नहीं। अब इसके बाद जो हमारी दुखती रग है वो है यमुनानगर की जगाधरी वाली मूर्ति। मूर्ति तो कहीं लगी है, लेकिन जगाधरी वाली मूर्ति कंवरपाल गुर्जर नाम के शिक्षा मंत्री ने लगाई है, और शिक्षा मंत्री किसी मूर्ति को लगाता है, यह ऑथेंटिक प्रमाण बन जाता है। इसलिए जब तक शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। उदयपुर में मैं नारा देके आया हूं, जब तक कटारिया की विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। और यहां कहता हूं, जब तक कंवरपाल गुर्जर की बीजेपी से विदाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। एक शिक्षा मंत्री ने इतना बड़ा पाप कर दिया, एनसीईआरटी की बुक देख लेता, गुजरात का सिलेबस देख लेता, मध्य प्रदेश का शिलापट्ट देख लेता, बाहु शिलालेख देख लेता, जोधपुर की प्रशस्ति देख लेता, ग्वालियर की प्रशस्ति देख लेता, इतिहासकारों से पूछ लेता। हमारे कलायत वाले भाइयों ने मर्दानगी दिखाई। यमुनानगर में और अंबाला में बहुत जोर शोर से प्रदर्शन किया गया।
और उस प्रदर्शन को जो डीसी और एसपी हल्के में ले रहे थे, फिर उनको 3 किलोमीटर तक जाके उन भाइयों से रिक्वेस्ट करके उनका ज्ञापन लेना पड़ा, उनकी बात सुननी पड़ी। पहले 7 दिन का टाइम, फिर 10 दिन का टाइम, अब तो 1 महीना हो गया। ग्वालियर में इतिहासकारों की कमेटी बनी और सेंट्रल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, उस पट्टिका को ढक दिया गया। भाई हरेंद्र पाल जी अभी बता रहे थे, वैसे ही यमुनानगर के लिए हमको कोई प्रयास करना चाहिए या नहीं, बताइए? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए यदि प्रयास करना चाहिए तो मैं आज इस मंच से आपसे वायदा करता हूं, अंबू जी की सहायता से, हमारे भाई सत्येंद्र जी प्रधान जी की सहायता से, नरेंद्र जी चौहान साहब और इन सब की मदद से हम यमुनानगर के लिए इतिहासकारों की कमेटी बनवाएंगे और कोर्ट से वैसा ही डिसीजन लाएंगे जैसा ग्वालियर से लाएंगे। मेरी मोहर सिंह भाई और सागर प्रताप जी और उन सारी टीम से बात हुई थी, यहां सुभाष जी बैठे हुए हैं, उन्होंने सबने एक ही बात कही है, 10 अक्टूबर को हमारी मूर्ति का उद्घाटन हो जाने दो कलायत में, और फिर पूरी ताकत के साथ यमुनानगर पर इतिहासकारों की कमेटी बनेगी और कमेटी के बाद उस शिलापट्ट को ढका जाएगा। यमुनानगर की जीत के बाद देहरादून का वो जूती का कंकर को भी संभालना पड़ेगा। मैं एक बात कहता हूं, यदि सड़क पर कंकर बिखरे हो तो हम अच्छा जूता पहनकर वहां से जा सकते हैं, लेकिन यदि हमारी जूती के भीतर कोई कंकर फंस गया हो तो हम कालीन पर भी एक कदम भी नहीं चल सकते। ये त्रिवेंद्रम सिंह रावत जैसे लोग हमारी जूती का कंकर है, हमारे लिए समस्या पैदा करते हैं। उस मूर्ति का उद्घाटन इसने देहरादून में उस लंडोरा वाले लंडुआ के कहने पर कर दिया। वो प्रणय सिंह कहता है मैं कुश्ती लड़ दूंगा, मैं चैंपियन हूं, 23 साल से लड़ लूंगा, 24 साल से लड़ लूंगा। मैंने उसको एक ही बात कही, दिलीप सिंह राणा है, द ग्रेट खली नाम है, लड़ ले कुश्ती, कितनी देर टिकेगा, मैं भी देखूंगा तेरी कुश्ती। माठ मन में ही गहन मैन हो रही है, बाजार में भाव को नहीं, अंदर ही अंदर गहन मैन हो रही है। ये एक झड़प नहीं झेल पाएगा दिलीप सिंह राणा की, खली की। देख कुश्ती लड़ने वाले भाई हमारे यहां भी बहुत है। आपको तो भौंडसी को तो गर्व होना चाहिए, आपके भांजे ने सबसे पहले रजत पदक लाके दिया था शूटिंग में, दिया था कि नहीं दिया था राज्यवर्धन राठौड़ ने? आप लोगों ने तो एक नहीं कई गोल्ड मेडल दिए, ध्यानचंद राजपूत ने इस देश को दिए कि नहीं दिए भाई? तो हमको सिखा रहे हैं ये खेलने वाला, और सारे खेलों के अध्यक्ष तो अंबू जी बैठे हैं हरियाणा के। ऐसा कोई खेल नहीं जिसके ये प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। चलो खैर विषय पे आता हूं, और विषय ये है, अब हमको गांव गांव जाना पड़ेगा। हमारे सभी बच्चों को इस बात की जानकारी देनी होगी कि जगते हुए की भैंस कटड़ा नहीं घेरती, सोते हुए की भैंस कटड़ा घेरती है। कटड़ा मतलब पड्डा, जो जग रहा होता है उसकी भैंस तो पाड़ी घेरती है, और जो सो रहा होता है, बस अब पूरा ही करेंगे, जो सो रहा होता है उसकी भैंस पाड़ा घेरती है। तो भाई ये पाड़ा गिरवा रहे हैं अपने जबरदस्ती। ये चारों महापुरुष चार नहीं अनेक हैं, हमारी भी एक कमी है। 1 मिनट और बोल देता हूं, हमारी भी एक कमी है। अंबू जी आज गुड़गांव में रहते हैं, कई करोड़ का फ्लैट है। अब गांव वाले मकान में यदि भौंडसी वाले में, ठाकुरवाड़ा में ये नहीं संभालेंगे उसको, तो कोई तो रहेगा उसमें, और यदि मिनक नहीं रहेगा तो जानवर रहने लग जाएंगे। भाई गलती अपनी भी है, हमने मिहिर भोज को छोड़ रखा था, अभी भी हमने अनेक महापुरुष छोड़ रखे हैं। हम राठौड़ दुर्गादास की मूर्ति नहीं लगाते, अमर सिंह राठौड़ की नहीं लगाते, हम महारानी पद्मनी की नहीं लगाते, जयमल की नहीं लगाते, गौरा की नहीं लगाते, बादल की नहीं लगाते, पंचवड़ राय कछवा की नहीं लगाते। फिर हम बाद में कहेंगे हमीर चौहान की हम मूर्ति नहीं लगाते, केवल 2 महापुरुषों की मूर्ति लगाकर राजी हो जाते हैं, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज। इनको तो सारी दुनिया जानती है। अरे रामदेव जी तंवर की भी तो लगा लो, हाड़ा रानी की भी तो लगा लो, कौन लगाएगा उनकी मूर्ति? जब सोहेल देव की दूसरी जाति के लगाने लगते हैं तब अपने को दर्द होता है। अपने गांव चौहानों का मूर्ति महाराणा प्रताप की, अरे फिर बात करोगे कि साहब ये क्या हुआ? गांव राघवों का मूर्ति पृथ्वीराज चौहान की, क्यों मिहिर भोज की क्यों नहीं लगाते? वो कह रहे बोल सारे चौहान परमानेंट फूफा है हमारे। मेरे कहने का मतलब यह है रेवत सिंह जी तंवर साहब, बसई में महाराजा नंगपाल तंवर की मूर्ति लगनी चाहिए, अभिमन्यु की लगनी चाहिए। और एक बात
जिसको मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, जाति हमारी क्षत्रिय है, राजपूत हमारी मातृ उपाधि थी। इस क्षत्रिय जाति, क्षत्रिय शब्द पर कब्जा होता जा रहा है। आज से प्रण करो कि जब भी सर्टिफिकेट बनेगा जाति का, वो केवल क्षत्रिय का बनेगा। हाथ खड़ा करो सभी जो क्षत्रिय ग्रुप लगाएंगे। क्या है हमारी जाति? राजपूत तो राजकुमार को कहते हैं। पिताजी तो राजकुमार थे, मेरे तो पिताजी राजा थे ही नहीं, मैं काहे का राजकुमार हूं। इसलिए हमारी जाति क्षत्रिय है, क्षत्रिय के रूप में जन्मे हैं और क्षत्रिय के रूप में ही मरेंगे। हमारे बीच में मातृशक्ति विराजमान है, उनको मैं शत शत नमन करता हूं और इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी और क्षत्राणी भी आगे आए। वक्तव्य बहुत लंबा हो गया, अंत में एक बात फिर कहूंगा, यहां से शुरुआत है, यह शुरुआत है। इस विरासत को, अस्तित्व को, धरोहर को बचाने के लिए 15 दिन की यात्रा मैं हरियाणा में करूंगा आप सबके सहयोग से। एक दिन में 15 गांव, 3 सभा, 5-5 गांव वाली। अंबुजी ने विश्वास दिलाया था, पता नहीं रथ में ले जाएंगे कि घोड़े पे ले जाएंगे कि घोड़े पे ले जाएंगे कि हाथी पे ले जाएंगे, लेकिन नहीं, चुनाव से कोई लेना देना नहीं भाई। देखो अभी चुनावों को सब भूल जाओ, हमें कोई चुनाव से मतलब नहीं। हमको अपना धरोहर बचाना है, हमारा इतिहास बचाना है। इतिहास धरोहर बच गई तो चुनाव लड़ने के लिए गल्ला समय पड़ा है, दोबारा फिर लड़ लेंगे 5-10 साल बाद। अभी तो हमको हमारी जमीन को बचाना है, हमारे अस्तित्व को बचाना है। 15 दिन की हरियाणा में रहेगी, 30 दिन की राजस्थान में, 30 दिन गुजरात में और यूपी के चुनाव हो जाने के बाद, ताकि ये चुनाव वाला आरोप लगे ही नहीं, बाद में 45 दिन होगी। आप सब इससे सहमत हैं? तो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, जयकार लगाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जय, सम्राट अनंगपाल तंवर की जय, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जय, महाराणा प्रताप की जय, राठौर दुर्गादास की जय, पंजवन राय कछवा की जय, भगवान श्री राम की जय, वासुदेव श्री कृष्ण की जय, बोलो बजरंग बली। एक चीज और, सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाराज अनंगपाल तंवर के दामाद विग्रहराज चतुर्थ के छोटे भाई के बेटे थे। अनंगपाल जी उनके नाना जी तो थे, पर सगे नाना जी नहीं थे। सगे नाना जी तो उनके कलचुरी वंश में थे। अरे ये कहते कि मौसेरा भाई से शादी कर ली। जयचंद जी राठौड़ उनके मौसी के भाई नहीं थे, उनके ताऊ जी के साडू के लड़के थे। विवाह हो सकता था, इसलिए संयोगता जी से हुआ। जय छात्र।